सिकंदराबाद में देवी महाकाली बोनालू उत्सव चल रहा है। बोनालू समारोह के दौरान एक क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें देवी महाकाली तेलंगाना के लोगों का भविष्य बताती है। राज्य के पशुपालन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने क्षेत्र कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने माता रानी को दान भी दिया। बोनालू समारोह में एक प्रमुख कार्यक्रम रंगम होता है। इस अवसर पर जोगिनी स्वर्णलता भविष्यवाणी कहती है, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों की दुआएं उन्हें खुशी खुशी मिली है। हालांकि आप पिछले साल किया गया वादा भूल गए हैं। स्वर्णलता कहती है कि उन्होंने जरूरी शक्तियां दे दी है, वह आपके साथ रहेंगी। उन्होंने कहा कि डरो मत, बारिश जरूर आएगी, भले ही देर हो जाए। स्वर्णलता ने कहा कि आग के खतरों के प्रति सचेत रहे। रंगम भविष्यवाणी सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बोनालू के अवसर पर लाखों भक्त उज्जैन के महाकाली मंदिर में पहुंचे और रात भर दर्शन किए। उन्होंने कहा कि सीएम, मंत्री और विभिन्न दलों के नेता मंदिर का दौरा कर चुके हैं। यह कहते हुए खुशी हो रही है कि माता रानी का भविष्यवाणी बोनालू कार्यक्रम अच्छा रहा। उज्जैन महाकाली देवी की शोभा यात्रा भी भव्य रूप से निकाली गई। मंत्री हरीश राव ने संगारेड्डी जिले के पठानचेरू में फ्रीडम पार्क, डीसीसीबी बैंक और आर&बी गेस्ट हाउस की नवनिर्मित इमारतों का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक महिपाल रेड्डी और वित्त आयोग के अध्यक्ष भूपाल रेड्डी ने भाग लिया। मंत्री हरीश राव ने कहा कि विधायक महिपाल रेड्डी के नेतृत्व में पठानचेरू निर्वाचन क्षेत्र को बदल दिया गया है। 10 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रारंभ करना सुखद है। फ्रीडम पार्क, आर&बी गेस्ट हाउस, डीसीसीबी बैंक और वार्ड कार्यालय जैसे विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करना खुशी की बात है। मंत्री हरीश राव ने कहा, बीजेपी ने नहीं दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस और भाजपा शासित राज्यों में रैतु बंधु, रैतु बीमा, कल्याण लक्ष्मी, केसीआर किट जैसी योजनाएं हैं। उन्होंने कहा कि अगर अस्वीकृत नेता और रिजेक्टेड नेता शामिल होते हैं तो खोने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कितनी भी चाले चले, बीआरएस ही हैट्रिक लगाएगी। पोलावरम हमने बनाया है, अमरावती हमने बनाया है, ये टिप्पणियां किसी और के बारे में नहीं है। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने ताना सभा में कहा है। रेवंत लोगों के लिए कुछ भी करने का मौका देना चाहते हैं। उन्होंने सनसनीखेज टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सीतक्का को सीएम बना देंगे। रेवंत रेड्डी ने साफ किया कि कांग्रेस में चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवार घोषित करने की परंपरा नहीं है। ताना सभा में भाग लेने वाले तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी ने दिलचस्प टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और पोलावरम परियोजना कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस की नीति दोनों राज्यों को पूरा करने की है। इस मौके पर एनआरआई ने रेवंत रेड्डी से दिलचस्प सवाल पूछे। क्या दलितों और आदिवासियों को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? सवाल का जवाब देते हुए रेवंत ने कहा कि कांग्रेस चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवार की घोषणा नहीं करती है। जरूरत पड़ी तो पार्टी सीतक्का को भी मुख्यमंत्री बनाएगी। उन्होंने कहा कि वह लोगों के लिए कुछ भी करना चाहते हैं और लोगों से अगले चुनाव में उन्हें मौका देने को कहा। वे अगले चुनाव में पार्टी को सत्ता में लाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी से अलग नहीं किया जाना चाहिए। तेलंगाना में कांग्रेस ही रेवंत रेड्डी है और रेवंत रेड्डी ही कांग्रेस है। कुतबुल्लापुर के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता कूना श्रीशैलम गौड़ ने मांग की है कि सरकार जियो 58 और 59 तहत मकान नियमितीकरण शुल्क को तुरंत कम करे। इसी क्रम में राज्य सरकार के व्यवहार के विरोध में भाजपाइयों ने पीड़ित परिवारों के साथ कुतबुल्लापुर तहसीलदार कार्यालय में प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। बाद में श्रीशैलम ने कहा कि जो गरीब वहां 10 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं, वे अपने घरों को मुफ्त में व्यवस्थित करना चाहते हैं। उन्होंने सरकार पर ऊंची फीस तय कर गरीब लोगों पर बोझ डालने का आरोप लगाया। नेताओं ने तय किया कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता वे प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। कुतबुल्लापुर टीपीसीसी प्रवक्ता कोलन हनुमंत रेड्डी के नेतृत्व में पार्टी के कई नेता सुराराम के बीमा गार्डन में कांग्रेस में शामिल हुए। टी कांग्रेस के प्रवक्ता अदनाकी दायर मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर विभिन्न दलों के नेताओं को पार्टी स्कार्फ के तहत सादर आमंत्रित किया गया। अदनाकी दयाकर ने आरोप लगाया कि बीआरएस और बीजेपी दोनों एक है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि भाजपा का कोई प्रदेश नेता अयोध्या के राम के चरणों में साक्षी मानकर शपथ लेगा कि ये दोनों पार्टियां एक नहीं है। उन्होंने कहा कि वे ईडी और आईटी अधिकारियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा बीआरएस शासन को पचा नहीं पाएंगे और कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए भट्टी विक्रमार्क से मुलाकात की। भट्टी से हैदराबाद में उनके आवास पर मुलाकात हुई।
पार्टी में शामिल होने के बाद वह पहली बार सीएलपी लीडर से मिले। भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि इस मौके पर उन्होंने राज्य की राजनीति पर चर्चा की। विश्वास जताया कि पार्टी अगले चुनाव में सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य तेलंगाना के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करना है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यवहार यह कहने जैसा है कि मैं केसीआर को सबक सिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि अब राज्य में दो गुट है, एक सरकार समर्थक गुट और दूसरा विरोधी गुट। उन्होंने कहा कि लोगों ने इस बार केसीआर को घर भेजने का कड़ा फैसला किया है। शर्मिला के कांग्रेस में प्रवेश पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता पूरे मामले को देखेंगे। मंत्री मल्लारेड्डी के खिलाफ धरना खत्म हो गया है। मेडचल जिले के घटकेसर मंडल कचावनी सिंगाराम में कई विकास कार्यक्रमों का शिलान्यास करने पहुंचे मंत्री मल्लारेड्डी को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। कई ग्रामीण इस बात से परेशान है कि गांव की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि गरीबों को डबल बेडरूम घर दिए जाएं और पुरानी ग्राम पंचायत स्थल पर बीसी भवन का निर्माण किया जाए। मंत्री को ग्रामीणों की समस्याएं समझाने के दौरान पुलिस को और कुछ बीआरएस नेताओं ने विरोध कर रही कारों को वहां से ले जाने की कोशिश की। इसको लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच बहस हो गई। मंत्री मल्लारेड्डी ने रेड्डी के खिलाफ नारे लगाए और वहां से चले गए। इब्राहिमपट्टनम एमआरओ कार्यालय के सामने मध्याह्न भोजन योजना कर्मियों का धरना हुआ। मध्याह्न भोजन योजना 2009 में एससी द्वारा स्थापित की गई थी। जिला सचिव येलामोनी स्वप्ना ने कहा कि यह योजना सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों के एसटी बीसी अल्पसंख्यकों को शिक्षित करने और संगठित करने के लिए लाई गई थी। उन्होंने कहा कि 2009 से मात्र 1000 रुपये वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिए जाने वाला 1000 रुपये का वेतन पर्याप्त नहीं है। कई श्रमिकों ने अफसोस जताया कि पर्याप्त वेतन के साथ गुजारा करना मुश्किल है। जरूरी चीजों के दाम काफी बढ़ गए हैं। उन्होंने क्रमांक 8 के अनुसार मजदूरी भुगतान की मांग की। लंबित बिल तत्काल दिए जाएं। उन्होंने कहा कि वे 3 दिनों तक स्कूल में खाना बनाना बंद कर हड़ताल पर जा रहे हैं। गुरुकुल पीईटी पदों को योग्यता के अनुसार शीघ्र भरने की मांग को लेकर योग्य अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। तेलंगाना बेरोजगार संघ ने गुरुकुल समाजों से स्पष्टीकरण की मांग करने वाले उम्मीदवारों द्वारा तेलुगु कल्याण भवन घेराबंदी का समर्थन किया। इकासा के अध्यक्ष नीलम वेंकटेश ने मांग की कि तेलंगाना लोक सेवा आयोग और गुरुकुल सोसाइटी की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इसकी आलोचना की गई है कि उच्च न्यायालय के फैसले के 4 साल बीत चुके हैं कि उन्हें 2017 अधिसूचना परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद तुरंत 2019-20 में अपना कार्यभार संभालना चाहिए, लेकिन उन्हें अभी तक नौकरी नहीं दी गई है। माधापुर एसओटी कुकटपल्ली पुलिस ने एक गिरोह को गिरफ्तार किया है जो मारेडमिली से जहीराबाद तक बड़ी मात्रा में गांजा ले जा रहा था। बालनगर जोन के डीसीपी टी श्रीनिवास राव ने कहा कि किशन बाग का मूल निवासी यांडी अखिल मेदक जिले के कोहिर गांव में एक मुर्गी फार्म में काम करता है। उसे गांजा बेचते और गांजा विक्रेताओं के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करते हुए पाया गया। मियापुर के शेख अलाउद्दीन, हौदेकर विजय, वहीद और अजीत वामसी का कहना है कि वे मिलकर गांजा की तस्करी कर रहे हैं। खुलासा हुआ है कि इन 500 लोगों ने एक गैंग बनाकर भारी मात्रा में गांजा तस्करी की योजना बनाई थी। माधापुर एसओटी ने बताया कि उसे आंध्र प्रदेश के मारेडमिली में वंताला रघुराम नाम के व्यक्ति से 230 किलोग्राम गांजा खरीदते समय माधापुर एसओटी पुलिस ने पकड़ा था। डीसीपी ने बताया कि इस गिरोह के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से 230 किलोग्राम गांजा, आवाजाही के लिए इस्तेमाल की गई 2 कारें और 5 सेलफोन जब्त किए गए। बीआरएस नेता बंडारू श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि सरकार ने मेडचल जिले के घटकेसर शहर में कुछ समय से लंबित रेलवे पुल निर्माण कार्यों के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की है, लेकिन कुछ राजनीतिक बेरोजगार लोग अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए रेलवे पुल निर्माण कार्यों पर राजनीति कर रहे हैं। लोगों में पूर्व सरपंच अब्बासानी यादगिरी यादव ने बीआरएस पर मंत्री मल्लारेड्डी पर कीचड़ उछालने की कोशिश के खिलाफ चेतावनी दी है। यह विडंबना ही है कि पुल निर्माण कार्यों को लेकर कई लोगों को बैठक में बुलाकर 400 लोगों ने बीआरएस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आरोपी नेताओं ने इस्तीफा देकर जवाब दिया। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। इस कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, सचिव, स्थानीय नगरपालिका अध्यक्ष
उपाध्यक्ष, पार्षद, सहकारी समिति सदस्य एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। एलबी नगर में संदिग्ध बनकर घूम रहे झारखंड के मोहम्मद शाहबुद्दीन अंसारी को एलबी नगर पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ की। एलबी नगर डीसीपी सायश्री ने बताया कि उसके पास से एक देसी पिस्तौल मिली है। पता चला है कि आरोपी पिछले 1 साल से रंगारेड्डी जिले के कंदुकूर में रह रहा था। एलबी नगर में संदिग्ध बनकर घूम रहे झारखंड के मोहम्मद शाहबुद्दीन अंसारी को एलबी नगर पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ की। एलबी नगर डीसीपी सायश्री ने बताया कि उसके पास से एक देसी पिस्तौल मिली है। पता चला है कि आरोपी पिछले 1 साल से रंगारेड्डी जिले के कंदुकूर में रह रहा था। जिला परिषद अध्यक्ष तीगला अनीता रेड्डी ने हरिताहरम के मद्देनजर रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम मंडल के अंतर्गत विभिन्न गांवों में नर्सरी का निरीक्षण किया। हर्षगुड़ा, गंगाराम तांडा, महेश्वरम, मनसनपल्ली, अकन्नापल्ली, गट्टूपल्ली में नर्सरी का निरीक्षण किया गया। उसके बाद अनीता रेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर के आदेश अनुसार महेश्वरम की हर नर्सरी का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि नर्सरियां पिछले 2-3 साल से संचालित हो रही है और बरसात के मौसम में वे यहां से पौधे भेज रहे हैं। नर्सरी में पेड़ों की ग्रोथ देखने के बाद उन्हें भेजा जाता है। जल स्तरीकरण के लिए सरपंचों और वार्ड सदस्यों को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से राजभवन और प्रगति भवन के बीच विवाद चल रहा है। सत्तारूढ़ बीआरएस पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी के बिना लंबित रखा जा रहा है। इसी संदर्भ में आज राजभवन ने लंबित विधेयकों पर अहम घोषणा की। राजभवन सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल के पास कोई विधेयक लंबित नहीं है। बताया जाता है कि राज्यपाल पहले ही 3 लंबित विधेयकों को मंजूरी दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2 और विधेयक राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजे गए हैं। कुछ अन्य विधेयकों को दोबारा जांच के लिए राज्य सरकार के पास वापस भेज दिया गया है। इस बीच बीआरएस नेताओं का आरोप है कि विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां करने के लिए दोनों सदनों से स्वीकृत कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड बिल को राज्यपाल की मंजूरी के बिना लंबे समय से लंबित रखा गया है। मल्काजगिरी डीसीपी जानकी ने साफ किया है कि रापोलू कृष्णा विलासिता का आदी था और उसने कई चोरियां की। उन्होंने बताया कि उनके पास से 25 तोला सोना और चांदी जब्त किया गया। मल्काजगिरी डीसीपी जानकी ने साफ किया है कि रापोलू कृष्णा विलासिता का आदी था और उसने कई चोरियां की। उन्होंने बताया कि उनके पास से 25 तोला सोना और चांदी जब्त किया गया। डुंडीगल पुलिस ने 2 ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है जो शराब और बुरी आदतों के आदी थे और चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पिछले महीने की 26 तारीख को सारेगुड़म के मुकेश कुमार के घर में अज्ञात लोगों ने लूटपाट की थी। डुंडीगल पुलिस से शिकायत की गई है कि 41 तोला सोना के गहने और 3 किलो चांदी चोरी की गई। नतीजतन पुलिस ने जांच की और उनकी पहचान नीतीश कुमार और कमलेश के रूप में की, जो पीड़ित के घर के ऊपर पेंट हाउस में रहते थे। मेडचल डीसीपी संदीप राव ने खुलासा किया कि आरोपियों को आज सुबह बहादुरपल्ली बस स्टैंड के हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों के पास से 41 तोला सोना, 3 किलो चांदी और 2 मोबाइल फोन जब्त कर रिमांड पर लिया गया। एलबी नगर जोनल डीसीपी बी सायश्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मूल रूप से झारखंड के रहने वाले मोहम्मद शाहबुद्दीन अंसारी के बारे में जानकारी दी। दरअसल शाहबुद्दीन को एलबी नगर बस अड्डे पर देसी पिस्टल के साथ पकड़ा गया। यह हथियार वो झारखंड से ही लेकर आया था ताकि हैदराबाद में किसी अपराधी को बेच सके। बॉलीवुड की चर्चित फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में किस तरीके से झारखंड और उत्तर प्रदेश के बीच हथियारों की तस्करी करते थे अपराधी, इस तरह के सीन बहुत ही रोचकता से दिखाए गए। कुछ ऐसा ही मामला झारखंड और हैदराबाद के कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर राजाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के तहत एलबी नगर जोनल डीसीपी बी सायश्री मैडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। झारखंड का रहने वाला मोहम्मद शाहबुद्दीन अंसारी, ये मूल रूप से झारखंड का रहने वाला है और कुछ दिनों पहले हैदराबाद आया था और यहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम कर रहा था और कहीं न कहीं शॉर्टकट पैसे कमाने की लालच में उसने अपने गृह राज्य से एक हथियार लेकर पहुंचा और यहाँ बेचने की फिराक में था। ये ऑटोमेटिक पिस्टल पुलिस ने उससे बरामद किए, जो कि देसी कट्टे के तौर पर बताया जाता है। पुलिस ने उसे एलबी नगर में बस स्टॉप के पास गिरफ्तार किया। पुलिस की एक बड़ी कामयाबी बताई जाती है। साथ ही जो उत्तर भारत से
वर्कर्स आ रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ी चेतावनी है हैदराबाद पुलिस की तरफ से कि वो कहीं भी आपराधिक गतिविधियों में अगर लिप्त पाए जाते हैं तो हैदराबाद पुलिस कहीं न कहीं चुस्त है, दुरुस्त है और वो पकड़े जाएंगे। ये एक लेसन है ऐसे लोगों का जो रोजी रोजगार की तलाश में यहाँ आते हैं लेकिन चंद पैसों की लालच में आपराधिक वारदात करने से बाज नहीं आते। कैमरामैन चंद्रशेखर के साथ विजय कुमार, सिटी विजन, हैदराबाद। पिछले कुछ वर्षों में हैदराबाद शहर में निर्माण क्षेत्र तेजी से विकास हो रहा है। हमारे हैदराबाद में कई गगनचुंबी इमारतें देखने को मिलती है। जीएचएमसी का दावा है कि तेलंगाना सरकार द्वारा 2020 में शुरू की गई टीएसबी पास प्रणाली के माध्यम से बिल्डिंग परमिट जारी करने की गति में वृद्धि हुई है। कहा जाता है कि बड़े प्रोजेक्टों के लिए भी नियमों के मुताबिक जल्द से जल्द अनुमति दी जा रही है। 75 गज तक की भूमि पर तत्काल पंजीकरण के माध्यम से 75 से 600 वर्ग मीटर के भीतर भूमि पर निर्मित संरचनाओं की तत्काल स्वीकृति के माध्यम से और इससे अधिक भूमि भवनों को सिंगल विंडो के जरिए तुरंत अनुमति दी जा रही है। ग्रेटर हैदराबाद में आवास निर्माण में बिल्डरों को वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में 13,522 निर्माणों की मंजूरी मिली है और इससे पहले वर्ष 2021-22 में 17,334 परमिट जारी करे गए। 3,000 से ज्यादा परमिट कम हो गए। हालांकि बिल्डरों ने विश्लेषण किया है कि कोविड के कारण स्थगित की गई सभी अनुमतियों को वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के साथ लिए जाने से बेस इफेक्ट के चलते उसी वर्ष में अनुमतियों में वृद्धि हुई है। हैदराबाद शहर में गगनचुंबी इमारतें हर साल बढ़ रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में 40 मंजिले से ऊंची 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इनमें से एक 50 मंजिला प्रोजेक्ट है। इसकी ऊंचाई 165 मीटर है। दस से 40 मंजिल की 53 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें वाणिज्यिक श्रेणी में 7 परियोजनाएं हैं। गगनचुंबी इमारतों की परियोजनाएं पहले की तुलना में बड़ी है। दूसरी ओर यदि बड़ी संख्या में निर्माण कार्यों को मंजूरी मिल रही है तो निर्माण क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की कमी के कारण बिल्डरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में हमारे देश से अनेक श्रमिक उचित वेतन न मिलने के कारण विदेश जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ के काम के लिए पड़ोसी राज्य के श्रमिकों पर भी निर्भर होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उन्हें अधिक वेतन देकर काम लेना पड़ रहा है। खासकर निर्माण क्षेत्र में यह कमी साफ नजर आती है। हैदराबाद में इस समय गगनचुंबी निर्माण कार्य जोरों पर जारी है। 60 मंजिल तक निर्माण कार्य के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। बिल्डरों का कहना है कि कुशल श्रमिकों की कमी है, इसलिए प्रवासी श्रमिकों पर निर्भर होना पड़ा है। निर्माण क्षेत्र के काम करने वाले श्रमिक अधिकांश प्रवासी श्रमिक हैं। ये श्रमिक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी जैसी जगहों से आते हैं और यहाँ काम करते हैं। यहाँ के श्रमिक उचित वेतन नहीं मिलने के कारण दुबई और अन्य अरब देशों में जा रहे हैं और यहाँ निर्माण क्षेत्र में रोजगार पा रहे हैं। क्रेडाई तेलंगाना ने सरकार के निर्देशानुसार स्थानीय लोगों का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करा के योजना तैयार करी है। कौशल विकास करके निर्माण क्षेत्र में स्थानीय श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। क्रेडाई चैप्टर्स की ओर से ग्रामीण स्तर से इच्छुक श्रमिकों का चयन करने से लेकर ऑन साइट प्रशिक्षण के लिए क्रेडाई बिल्डर और अन्य बिल्डरों की साइटों का उपयोग करने तक विभिन्न योजनाएं हैं। इसी संबंध में मंत्री केटीआर के पिछले सुझाव के अनुसार एक कार्य योजना बनाई जाएगी और मंत्रियों अधिकारियों को प्रस्तुति दी जाएगी। इंजीनियरिंग के छात्र शैक्षणिक रूप से अच्छे हैं मगर व्यवहारिक ज्ञान में पर्याप्त योग्यता नहीं दिखा पा रहे हैं। ज्यादातर लोग 10वीं कक्षा से पहले पढ़ाई छोड़ने वाले सीधे काम से जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ श्रमिकों के साथ काम करना सीख रहे हैं। इन्हें निर्माण क्षेत्र से जुड़ी न्यूनतम तकनीकी जानकारी नहीं है। निर्माण यूनियनों का कहना है कि 2 तरह के लोगों को कौशल की सही समझ नहीं होती है। इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और ITI कॉलेजों के साथ साथ आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन सोसाइटी को सरकार के साथ समन्वय बनाकर काम करना होता है। वर्तमान में ये सभी संस्थाएं ऐसे काम कर रही है मानो उनकी अपनी संस्थाएं हैं। सरकारी एवं निजी महाविद्यालयों की मूलभूत सुविधाओं एवं शिक्षकों का उपयोग कार्य समय के बाद इनकी सेवाओं को उपयोग किया जाना चाहिए।
यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकार की वित्तीय सहायता से सभी को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। श्रमिकों के संबंध में यह निष्कर्ष निकाला जाए कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, टाइल लेयर और पेंटर, राजमिस्त्री, नाई, बढ़ई किसी भी ग्रेड के कौशल विकसित करने के लिए 180 दिनों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। 90 दिन कक्षा में और वरिष्ठ इंजीनियरों की देखरेख में साइट पर 90 दिनों के लिए व्यवहारिक शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। निर्माण उद्योग का अनुमान है कि निर्माण क्षेत्र को अगले 10 वर्षों में देश में 4.5 करोड़ कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। आंकड़े बताते हैं कि केवल 1 लाख लोग ही ऐसे जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, अन्य लोग काम पर सीख रहे हैं। बिल्डरों का कहना है कि पूर्व प्रशिक्षण से न केवल काम की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है बल्कि मजदूरी भी अधिक पा सकती है। महानगरीय शहर हैदराबाद में लगभग 5 लाख सीसी कैमरे हैं। राज्य के गृह मंत्री से लेकर सिपाही तक अक्सर यही कहते हैं, शहर में जहां भी कोई छोटी घटना होती है सीसी कैमरे का उपयोग होता है, लेकिन असल में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। हैदराबाद में सीसी कैमरों के ऊपर आलोचना हो रही है। हैदराबाद में इस स्थिति का क्या कारण है? फ्रेंडली पुलिसिंग के नाम पर हैदराबाद के साथ साथ राजकोंडा और साइबराबाद पुलिस आयुक्तालयों में लगभग 5 लाख सीसी कैमरे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से अपराध चाहे कहीं भी हो, आरोपी कुछ ही घंटों में पकड़ लिए जाएंगे। ऐसे ही मामले हैं जहां पुलिस ने कई मामलों को कुछ ही घंटों में सुलझा लिया। हालांकि पिछले 15 दिनों से हैदराबाद में हो रहे हत्याएं, अपहरण, दुर्घटनाओं के चलते सीसी कैमरों की कार्यप्रणाली की कड़ी आलोचना हो रही है। एक तरफ हत्या, दूसरी तरफ अपहरण और दुर्घटनाओं की श्रृंखला के साथ हैदराबाद का रफ्तार बढ़ गया है। पिछले 15 दिनों में 6 हत्याओं से हैदराबाद में सनसनी फैल गई है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट में 3 हत्या, साइबराबाद में 3 हत्या और राजकोंडा में अपहरण की घटनाओं से हड़कंप मच गया है। हयातनगर में परचून की दुकान पर जा रही 4 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में विजुअल में आरोपी कैद हो गए हैं, लेकिन पुलिस आरोपियों की कहीं पता नहीं लगा पाई है। गढ़केसर में एक और अपहरण की घटना भी ऐसी ही है। कृष्णा वेणी नाम की 4 साल की बच्ची का एक आदमी ने तब अपहरण कर लिया जब वह बाहर खेल रही थी और सीसीटीवी ने इसे रिकॉर्ड कर लिया। बच्ची रात 8 बजे गायब हुई, लेकिन सुबह 11 बजे तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। हजारों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद भी शहर पुलिस अपहरण के बाद आरोपियों की गतिविधियों का पता नहीं लगा सकी। आखिरकार रेलवे पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध रूप से घूम रहे सुरेश नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जिससे कृष्णा वेणी नामक बच्ची के अपहरण के मामले का सुखद अंत हो गया है। हैदराबाद में पिछले 15 दिनों से हो रही हत्या और अपहरण का सिलसिला चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ महिलाओं में तो पुलिस की सीसीटीवी कैमरों के भरोसे ही मामलों की जांच कर रही है। मानवीय बुद्धिमत्ता को उचित प्राथमिकता नहीं दी जा रही है और जांच में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन निगरानी के अभाव में वे काम नहीं कर रहे हैं, जिससे कुछ मामलों में पुलिस को परेशानी हो रही है।